हेलो गाइस, वेलकम टू डीएस लॉ एकेडमी। अभी हम टॉट की सीरीज पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जनरल डिफेंसेस। देखो, अब हमें ये तो पता है कि प्लेंटिफ अगर कोई एक्शन लेके आया है अगेंस्ट द डिफेंडेंट और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तब तो डिफेंडेंट लायबल है टू पे द कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ। लेकिन कुछ ऐसे प्ली ऑफ डिफेंसेस है जो डिफेंडेंट ले सकता है और वो अपनी लायबिलिटी अवॉइड कर सकता है। अब ये क्या है प्ली ऑफ डिफेंसेस? ये है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब क्या होता है? कंसेंट टू सफर हार्म। मतलब प्लेंटिफ खुद से ही वॉलंटरीली ही एग्री टू सफर सम हार्म और अपना कंसेंट दे देता है, देन द प्लेंटिफ लेटर इज नॉट अलाउड टू कंप्लेन अगेंस्ट द हार्म ही हैड सफर्ड। अब ये कंसेंट क्या हो सकता है? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। अब मान लो कि आप किसी क्रिकेट स्टेडियम में गए हो, आपके पास वो पास मिलता है ना, तो वहां पर ऑलरेडी लिखा होता है कि अगर आपको कोई चोट लग गई है बॉल से या किसी चीज से, तो आप बाद में जाके कोर्ट में कोई सूट फाइल नहीं कर सकते। ये क्या हुआ? दैट इज एन implied voluntary non-fit injury that you have consented to suffer the harm। एक चीज लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है, आप याद रखना, that the harm must not go beyond the limit of what has been consented। आपको उतना ही harm पहुंचाया जा सकता है जितना आपने कंसेंट दिया है। तो अब कंसेंट क्या हुआ? that must be free and it should not be given under compulsion or fraud। एक तो कंसेंट आपका फ्री होना चाहिए और आप जब कंसेंट दे रही हो तो कंपल्शन के अंडर या फिर किसी फ्रॉड के इन्फ्लुएंस में नहीं आ गए हो। अब वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का प्ली लेने के लिए दो एसेंशियल्स है जो फुलफिल करना होगा किसी भी डिफेंडेंट को। ये क्या है? दैट द प्लेंटिफ न्यू दैट देयर इज अ रिस्क। प्लेंटिफ को पता था मैं जिस चीज के लिए कंसेंट दे रहा हूँ वहां पर रिस्क है, एंड ही एग्रीड टू सफर द हार्म। वो रिस्क जानते हुए भी उसने एग्री किया है कि मैं इतना एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लॉस में सफर कर सकता हूँ। तो क्या हुए दो एसेंशियल्स? पहला, दैट द प्लेंटिफ न्यू कि देयर इज अ रिस्क, और वो रिस्क जानते हुए भी उन्होंने एग्री किया है टू सफर द हार्म। यहाँ पे आता है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। मतलब मेयर नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट इम्प्लाई सच कंसेंट। जस्ट बिकॉज कि आपको नॉलेज है कि यहाँ पे रिस्क है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने कंसेंट दिया है। कंसेंट आपको इम्प्लाइड या एक्सप्रेस वे में ही देना पड़ेगा। लेकिन अब ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में एक लिमिटेशन है, ये आता है रेस्क्यू केसेस में। रेस्क्यू केसेस मतलब डिफेंडेंट के किसी रॉन्गफुल एक्ट से किसी थर्ड पर्सन इमिनेंट डेंजर में पहुंच गया है और प्लेंटिफ उस थर्ड पर्सन को बचाने के लिए खुद से वॉलंटरली ही एनकाउंटर्ड द रिस्क टू सेव द थर्ड पर्सन, और उस केसेस में डिफेंडेंट प्ली ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया नहीं ले सकता है। इसको आप समझो हेन्स वर्सेस हार्वर्ड के केस में। इसमें क्या हुआ ना, जो हार्वर्ड है उनका सर्वेंट ने हॉर्स वैन को कहीं सड़क में ऐसे ही खुला छोड़ दिया बिना किसी पोल से बांधे हुए। अब वहीं पर एक बच्चा उस हॉर्स वैन के ऊपर पत्थर फेंकने लगा। तो अब जैसे वो बच्चा पत्थर फेंकने लगा तो ये जो हॉर्स वैन है वो घोड़े भागने लग गए। अब वहां पर एक पुलिसमैन खड़ा था, तो पुलिसमैन ने देखा कि ये जो घोड़ा जो भाग रहे हैं वो उस वहीं पर ये सामने एक वुमेन और उनके बच्चे थे जो एक इमिनेंट डेंजर में पहुंच गए थे कि वो घोड़ा उनको कुछ नुकसान पहुंचाया दे। तो वहीं पर वो मिस्टर हेन्स जो पुलिसमैन थे तो वो हॉर्स वैन के ऊपर कूद पड़े और उसको कंट्रोल किया, और ये करते करते उनको खुद को कुछ पर्सनल इंजरीज लग गई। तो यहाँ पर मिस्टर हेन्स गए कोर्ट में, हार्वर्ड ने लिया वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का प्ली। अब कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये रेस्क्यू केसेस होता है क्योंकि यहाँ पर मिस्टर हार्वर्ड की गलती थी कि उनका ये रॉन्गफुल एक्ट के वजह से मिस्टर हेन्स को एनकाउंटर करना पड़ा कुछ पर्सनल इंजरीज। तो यहाँ पर मिस्टर हेन्स को कंपनसेशन मिल गया। अब नेक्स्ट आता है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। इसका मतलब कि जस्ट बिकॉज द mere fact that the plaintiff himself is the wrongdoer does not disentitle him from recovery for the loss which he suffers। मतलब कि just because कि प्लेंटिफ की गलती थी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कंपनसेशन नहीं ले सकता। अब प्लेंटिफ द रॉन्गडूअर जो प्ली है केस टू केस वेरी करता है और ये अभी भी थोड़ा डाउटफुल है कि कैन वी टेक इट एज ए डिफेंस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट।
अब यहाँ पे एक मैक्सिम आता है, एक्स should be cause a non-original action। इसका मतलब from an immoral cause no action arises। अब आप इसको ऐसे समझो, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक के केस से। यहाँ पे क्या हुआ, जो डिफेंडेंट है उन्होंने एक स्प्रिंग गन सेटअप कर दिया अपने गार्डन में विदाउट गिविंग एनी नोटिस। स्प्रिंग गन क्या होता है कि इट्स अ टाइप ऑफ गन जहाँ पर आप अगर उसके वायर में जैसे ही पाँव आप लगा दोगे तो फिर वो आपको सीधा चोट पहुंचा देगा। तो सेम ऐसे हुआ, बर्ड डिफेंडेंट के लैंड में ट्रेसपास की। ट्रेसपास मतलब आप बिना किसी परमिशन के किसी के लैंड में आप घुस रहे हो। तो प्लेंटिफ ने ट्रेसपास किया डिफेंडेंट के लैंड में और उनको स्प्रिंग गन की वजह से चोट लग गई। तो यहाँ पर बर्ड गए कंपनसेशन लेने के लिए। तो हॉलब्रुक ने कहा कि ये तो मेरी गलती नहीं, ये तो प्लेंटिफ खुद की ही गलती है कि उन्होंने ट्रेसपास किया है। तो यहाँ पे कोर्ट बोलता है कि ये जो प्लेंटिफ का एक्शन है वो डिफेंडेंट के एक्शन से अलग है। कोर्ट ने क्या कहा, merely because the plaintiff is a wrongdoer is a no bar to an action for the damage caused to him. He may claim compensation if the wrongful act is quite independent of the harm caused to him। मतलब कि प्लेंटिफ की तो गलती थी, उसने ट्रेसपास तो किया ही था, ये प्लेंटिफ की गलती, लेकिन डिफेंडेंट की भी गलती थी कि उन्होंने जो स्प्रिंग गन सेट किया है अपने गार्डन में वो विदाउट एनी नोटिस किया है, इसलिए डिफेंडेंट लायबल है टू पे कंपनसेशन। अगर डिफेंडेंट नोटिस वहां पर दे दी तक मैंने अपने गार्डन में स्प्रिंग गन सेटअप किया है तो यहाँ पे फिर डिफेंडेंट को कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ता। थर्ड है इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट क्या होता है, एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी, कोई ऐसी इंजरी जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी या सोचा नहीं था। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या हो गया, एन एक्सीडेंट विच कुड नॉट हैव बीन फोर्सीन एंड अवॉइडेड इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। ऐसा एक्सीडेंट जो अनएक्सपेक्टेड था, जो आप सोच भी नहीं सकते थे या अवॉइड ही नहीं कर सकते। अब ये जो इनएविटेबल एक्सीडेंट है, इट इज अ वेरी गुड डिफेंस फॉर द डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट ये शो कर देता है दैट ही नाइदर इंटेंडेड टू इंजure द प्लेंटिफ नॉर कुड ही अवॉइड द इंजरी बाय टेकिंग रीजनेबल केयर। अब ये इसमें एक केस है स्टेनले वर्सेस पॉवेल। अब ये दोनों को पीजेंट शूटिंग में, पीजेंट एक बर्ड होता है, तो पॉवेल जो है डिफेंडेंट, उसने गोली मारी पीजेंट की तरफ, लेकिन वो जो गोली थी वो सामने पेड़ से टकरा के प्लेंटिफ के लग गई। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये जो इंजरी है ना, ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है और डिफेंडेंट लायबल नहीं है टू पे कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ। एक्ट ऑफ गॉड विस मेजर, ये एक बहुत ही अच्छा डिफेंस है। कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंसेस और सर्कमस्टेंसेस विच कुड नॉट हैव बीन फोर्सीन और अवॉइडेड बाय एनी अमाउंट ऑफ फोरसाइट एंड पेंस एंड केयर। कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस हो गया है कि जो आप कितना भी आप ध्यान रखते लेकिन वो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते थे। जैसे एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा तेज बारिश आ गई, आंधी आ गया, बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए। ये ऐसे नेचुरल फोर्सेस है जो आप कितना भी केयर करो अवॉइड नहीं कर सकते। एक्ट ऑफ गॉड जो विस मेजर है, इसका डिफेंस लेने के लिए दो एसेंशियल्स मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द डिफेंडर। ये क्या है, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, कोई नेचुरल फोर्स होना चाहिए। द ऑकरेंस must be extraordinary and not which could be anticipated and reasonably guarded against। अब ये जो occurrence हुआ है नेचुरल फोर्सेस का, ये extraordinary होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप उसको anticipate कर सकते हो या उसको बचा सकते थे या रोक सकते थे। अब ये एक केस है निकोलस वर्सेस मार्शल। अब इसमें क्या हुआ, जो मार्शल है इन्होंने अपने लैंड में एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट किया और साथ में कुछ एम्बैंकमेंट्स रख दिए ताकि पानी बाहर नहीं जाए। अब यहाँ पर है प्लेंटिफ का लैंड, ठीक है। अब उस साल क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी रेनफॉल हो गया, तो उसके वजह से ये जो डिफेंडेंट के लेक का जो पानी है वो सारा प्लेंटिफ की तरफ चला गया और प्लेंटिफ के यहाँ पर ना कुछ ब्रिजेस बने हुए थे, तो ये सारे ब्रिजेस उस पानी की वजह से टूट गए। तो अब प्लेंटिफ चले गए कोर्ट में कंपनसेशन के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट लायबल नहीं है टू पे द कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ, क्योंकि ये जो एक्ट है ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये जो एम्बैंकमेंट्स टूटे थे और पानी जो आ गया था प्लेंटिफ के लैंड में, दैट वाज बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल। तो यहाँ पे डिफेंडेंट को कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ा। अब है फिफ्थ प्राइवेट डिफेंस। ये जो प्राइवेट डिफेंस है, लॉ जनरली परमिट करता है टू यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन एंड प्रॉपर्टी। आप अपने आप को या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो, इतना तो लॉ आपको अलाउ करता है। और डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा अगर ये जो फोर्स है ये तब यूज किया गया हो जब वहां पर कोई नेसेसिटी क्रिएट की गई हो। अब इसमें आप
ये एक चीज याद रखना दैट देयर शुड बी एन इमिनेंट थ्रेट टू पर्सनल सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी। अब ये एक केस था रामानुजा मुदाली वर्सेस एम गनगन। इसमें क्या हुआ ना कि प्लेंटिफ को अपने घर जाने के लिए डिफेंडेंट का लैंड क्रॉस करना पड़ता है। तो डिफेंडेंट ने अपने लैंड में कुछ लाइव वायर्स रख दिए थे और कोई विजिबल वार्निंग या नोटिस नहीं दिया था। अब प्लेंटिफ रात के 10 बजे घर जाने के लिए डिफेंडेंट के लैंड में घुसे तो उनको अचानक से कुछ शॉक्स लग गए और उनको इंजरी मिली। यहाँ पे एम गंगन ने लिया प्राइवेट डिफेंस की मैं तो अपनी प्रॉपर्टी बचा रहा था। तो यहाँ पे कोर्ट ने अलाउ नहीं किया और डिफेंडेंट कहा कि आप कंपनसेशन दोगे रामानुजा मुदाली को क्योंकि आपने कोई विजिबल वार्निंग नहीं दी थी। ये प्राइवेट डिफेंस में काउंट नहीं होता है। सिक्स्थ आता है मिस्टेक। अब लॉ ऑफ टॉर्ट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ कोई डिफेंस नहीं होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है कि डिफेंडर अपनी लायबिलिटी अवॉइड कर सकता है अगर वो ये प्रूव कर दे कि ये जो मिस्टेक था ये ऑनेस्ट और एक मिस्टेकन बिलीफ था। अब ये केस है कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस क्योटिस। इसमें क्या हुआ, जो ऑक्शनर है वो अपने कस्टमर के कुछ गुड्स ऑक्शन कर रहे थे, लेकिन ये जो गुड्स थे ना, ये जो सामान थे, ये उनके कस्टमर के नहीं बल्कि कोई थर्ड पर्सन के बिलोंग करते थे। अब ट्रू ओनर ने लिया लीगल एक्शन, तो ऑक्शनर को यहाँ पर कंपनसेशन देना पड़ा बिकॉज ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्ट ऑफ कन्वर्शन। यहाँ पर मिस्टेक एज अ प्ले ऑफ डिफेंस अलाउ नहीं किया गया। ठीक है। सेवेंथ आता है नेसेसिटी। अब नेसेसिटी क्या होता है, एन एक्ट डन टू प्रिवेंट अ ग्रेटर इवेंट इवन इफ इंटेंशनल इज नॉट लीगली एक्शनेबल इन डन आउट ऑफ नेसेसिटी। मतलब कि आपने आउट ऑफ नेसेसिटी, जरूरत के हिसाब से आपने कोई ऐसा इंटेंशनली एक्ट किया है ताकि आपको ग्रेटर इविल होने से रोक पाओ। मान लो कि कोई शिप है ओशन में और वो अब डूब रही है, आपको दिख रहा है वहां पर जो गुड्स और है उस शिप में लोडेड है, आप उसको बाहर ओशन में फेंक रहे हो जस्ट बिकॉज ताकि जो शिप है और उसमें जो लोग है वो बच जाए। तो अभी जो गुड्स आपने फेंका है ना ओशन में, ये है तो गलत, लेकिन यहाँ पे आप नेसेसिटी एज अ डिफेंस ले सकते हो क्योंकि आपने कोई ग्रेटर इविल होने से बचाया है। ठीक है। अब आ जाओ कोप वर्सेस शार्प में। इसमें क्या हुआ, प्लेंटिफ के घर के बगल में ही आग लगा हुआ था, तो फिर डिफेंडेंट प्लेंटिफ के घर में ट्रेसपास किए। ट्रेसपास तो हमें पता है बिना परमिशन किसी के घर में या प्रेमाइस में घुस जाना। अब प्लेंटिफ चले गए कोर्ट में कि मुझे तब कंपनसेशन चाहिए, इसने ट्रेसपास किया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया बिकॉज क्योंकि ये नेसेसिटी थी, उनके घर में ये ट्रेसपास करना एक नेसेसिटी हो गई थी। ठीक है, टू प्रिवेंट द ग्रेटर इविल। अब लास्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये अब क्या है, एज अ प्ले ऑफ डिफेंस, acts performed under statutory authority provide a complete defense, leaving the injured party with no remedy except for claiming compensation specified by the statute. statute क्या होता है, कुछ provisions law जो रूल में उसमें ऑलरेडी लिखे गए। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई एक ऐसा एक्ट किया गया है जो कोई स्टैट्यूट आपको अलाउ कर रहा है, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आपको अलाउ कर रहा है वो एक्ट करने के लिए, तो आप वहां पे डिफेंस ले सकते हो। और जो इंजर्ड पार्टी है उसके पास कोई रेमेडी नहीं रहती है एक्सेप्ट फॉर द कंपनसेशन जो उस स्टैट्यूट में स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है। अब इसमें ये और एक चीज बोला जा रहा है दैट immunity under the statutory authority is not only for that harm which is obvious but also for the harm which is incidental to the exercise of such authority। मतलब कि जो ऑब्वियस है, जो हार्म उसमें पहुंचेगा उससे तो आपको इम्यूनिटी मिल ही रही है, लेकिन जो सेकेंडरी हार्म मिल रहा है कि मतलब कि उस हार्म से एसोसिएटेड और एक जो हार्म मिल रहा है किसी को, उससे भी आपको इम्यूनिटी मिलेगी। अब ये जो अथॉरिटी है ये दो टाइप के हैं, एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड कंडीशनल अथॉरिटी। एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब क्या हुआ कि इवन दो आपने कोई न्यूसेंस किया है या कोई हार्म पहुंचा दिया है तो आपको कोई भी लायबिलिटी उसके लिए नहीं होगा। लेकिन कंडीशनल अथॉरिटी क्या होता है, दैट इट अलाउज एक्ट्स एज अथॉराइज्ड बाय लॉ। ये सिर्फ वही एक्ट आपको अलाउ करेगा करने के लिए जो लॉ में ऑथराइज किया गया, जो लॉ बोल रहा है सिर्फ वही आप एक्ट कर सकते हो, बट only if they can be performed without causing harm or nuisance। लेकिन आप वो जो एक्ट करोगे ना उसमें आप किसी को हार्म या न्यूसेंस नहीं पहुंचा सकते, उसमें कुछ कंडीशन स्पेसिफाई है। कंप्लायंस विद स्पेसिफाइड कंडीशंस इज एसेंशियल फॉर वैलिडिटी। तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्या हो गया कि जहां पे कोई कंडीशंस नहीं है, आपने कोई न्यूसेंस भी कर दिया या कोई और दूसरा हार्म भी पहुंचा दिया तब भी आपको कोई लायबिलिटी नहीं फेस करना होगा। लेकिन कंडीशनल अथॉरिटी क्या हो गया कि आपको तभी लायबिलिटी मिलेगी जब
आप उस एक्ट के कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो, तभी वो वैलिड होगा। ठीक है, अब ये एक मैंने यहाँ टेबल बनाया है जो आपके लिए इजी हो जाएगी कौन से वो 4 प्ले ऑफ डिफेंसेस है दैट एक्चुअली आर डिफेंस, और उनके एक छोटा सा एक मैंने जिस्ट बना दिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लेनेशन। तो ये आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, सो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटी टू सू एंड मिसयूज पढ़ेंगे। फॉर एनी क्वेरीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। आई रिप्लाई टू दैट। टिल देन, बाय बाय।